सामने जो है वो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका भी पूरा डाटा रखा और उन्होंने इसको रिव्यू किया और उसकी लाइट में कमेटी ने जो असेसमेंट की है उनके ख्याल में अभी भी दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंस और स्टेट बैंक इज़ आल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल के टू अचीव द लेवल ऑफ 2 to 3%। तो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ का जो लेवल है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो 2 से 3% के दरमियान रहेगा। ये शुरू से हम असेसमेंट देते आ रहे हैं और इसमें हमने कोई चेंज अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं किया और वी आर कॉन्फिडेंट कि ये अचीवमेंट हो पाएगी। और उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेनली तो एग्रीकल्चर साइड की जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो रिसेंट पिकअप करना है ये इसमें इस चीज़ को हेल्प करेंगे कि हम अपना जो जीडीपी का ग्रोथ लेवल 2 से 3% उसको अचीव कर पाएँ। इसके अलावा कमेटी ने जो है वो जो रिलेटेड डेवलपमेंट्स थी उसको रिव्यू किया और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस स्टेज के ऊपर अभी हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। अगली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग मार्च में होगी, जैसे कि हमने उसका पूरा इस 6 माह का कैलेंडर जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दिया और उसके मुताबिक नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह मार्च में होगी जिसमें कमेटी अगेन जो है इस सारी सिचुएशन को रिव्यू करेगी और फिर डिसीजन करेगी। तो मेरा ख्याल मैं इसके साथ यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आपके क्वेश्चंस जो है वो ले लेता हूँ। गवर्नर साहब आपकी इजाज़त से वी कैन स्टार्ट द Q&A सेशन। उससे पहले आपकी इजाज़त से मैं कुछ रिक्वेस्ट पेश करना चाहूँगा कि आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो अपना तारुफ और अपने इदारे का तारुफ ज़रूर कराइएगा। सवाल अगर 1 से 2 तक महदूद रखें पहले राउंड में तो बेहतर होगा, सो दैट जो और सहाफ़ी हजरात हैं उनको भी मौका मिले। तो गवर्नर साहब आपकी इजाज़त से हम पहले राउंड का कर लेते हैं और पहले राउंड में हम 3 से 4 सवाल लेंगे और फिर हम अगला राउंड करेंगे। तो माइक्स अवेलेबल हैं, माइक्स वाले प्लीज़ अपने आप को आइडेंटिफाई करा लें। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिजवान समा टीवी से। जी जी। अच्छा गवर्नर साहब, आपका ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टांस क्या है? एक तो आपने महंगाई का बताया, मैं थोड़ा सा अभी आया हूँ तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये भी पता चला और यही कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ही के शरह सूद आगे। जी जी काशिफ को माइक दीजिए। अच्छा गवर्नर साहब, काशिफ मुनीर मेरा नाम है, न्यू टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। लास्ट टाइम भी जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे आपने ब्रीफिंग दी थी तो कुछ चीज़ें फोरकास्ट की थी और आज भी आपने जैसे मार्च की बात की कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये उम्मीद कैसे है जब आपके मुल्क के अंदर एनर्जी प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत का एक मामला चल रहा है, सप्लाई रेड सी की वजह से उसमें मसला चल रहा है, उसकी कीमतें बढ़ने जा रही हैं। फिर आपने एग्रीकल्चर साइड की बात की तो एग्रीकल्चर में लास्ट टाइम भी हमने गंदम की बहुत अच्छी खबर सुनी थी कि बहुत अच्छी ग्रोथ, लेकिन हम सारी गंदम आज के दिन तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सारी चीज़ें फोरकास्ट करती है, तो अभी तक सूरत हाल ये है कि जो मनी का फ्लो है वो नहीं रुकने को तैयार, यानी 22% इतना रीजन में सबसे ज़्यादा होने के बावजूद एक नाकामी दिखाई दे रही है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हवाले से आप मुतमईन हैं कि ये बोर्ड सही फैसला करता है? मतलब अगर तो रेट इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये बढ़ती दिखाई दे रही है तो ये बोर्ड कैसे फैसला करा, ज़रा इसको भी बता दीजिए। जी अशरफ खान 24 न्यूज़ से। सर एक ये है कि जो मालियाती मसाइल हैं, मार्केट में ये कहा जा रहा है कि शरह सूद 22% है, बैंक मार्कअप मिला है तो 24% पे कर्ज कोई नहीं ले रहा है, कि जो क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में वो कम हुआ है। साथ ही ये देखा जाए अभी लास्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ था जो बैंकों को ओवरनाइट जाने पे जो कमी थी तो 7,090 अरब रुपए की जो है बोरिंग की गई है। अब यहाँ पे जो कंसर्न्स है मार्केट में जो माहिरीन से पूछा है तो वो कह रहे हैं मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जो लास्ट टाइम हमने देखा था 5,000 5,500 था तो अब 7,000 अरब से भी क्रॉस कर गया है। तो क्या बैंकों की लिक्विडिटी की कमी का सामना है? जी मेरे ख्याल में ये रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जी जी। सो पहला क्वेश्चन तो फॉरवर्ड मॉनेटरी स्टांस के ऊपर था। तो इसमें स्टेट बैंक आपको पता है कि जो हमारा पॉलिसी रेट के ऊपर जो स्टांस होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है और उसमें हम अगले 12 माह के दौरान जो हम फोर्सी कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ पे रहेगा
तो उसको भी बेस बनाते हैं अलॉन्ग विद मैनी अदर फैक्टर्स। सो हमने जो आज असेसमेंट की है उसके बेस पे कमेटी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि करंट लेवल के ऊपर हमारा जो रियल पॉलिसी रेट है वो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव रहेगा। और ये बात आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्टेटमेंट के अंदर भी नज़र आएगी। इसमें बहुत क्लियरली हमने ये मेंशन किया है कि फॉरवर्ड लुकिंग के बेसिस के ऊपर चूँकि इन्फ्लेशन हमारी असेसमेंट के मुताबिक काफ़ी नीचे आ जाएगा और उसके नतीजे में जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टांस है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। अब उस चीज़ को देखते हुए कमेटी ने फैसला किया है और साथ साथ जो है वो इस साल का जो एंड ऑफ द ईयर जो करंट फिस्कल ईयर जो जून में ख़त्म होगा उसका जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो भी करंट लेवल से काफ़ी नीचे होगा। और वो आप जैसे देखेंगे इंशाल्लाह मार्च ऑनवर्ड तो इसमें जो है वो काफ़ी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। ये तो क्या कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये सिर्फ 2 माह की बात है एंड यू विल सी इंशाल्लाह कि उसमें जो है वो रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और उसकी मेन रीज़न जो है वो आपने पूछा कि उसकी रीज़न क्या है, तो रीज़न जो है वो एक तो टाइट मॉनेटरी स्टांस है जो कि कुछ अरसे से हमने अपनाया हुआ है। और जैसे कि हम पहले भी अपनी मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस के अंदर बताते रहते हैं कि मॉनेटरी स्टांस जो है वो टाइम लैग के साथ उसका जो इम्पैक्ट जो है वो सामने आता है। और ये चूँकि और नॉर्मल टाइम लैग वो 1.5 से 2 साल होता है और ये दुनिया भर के अंदर जो है वो इमीडिएटली ये नहीं होता कि आज हमने रेट इंक्रीज़ किया तो 2 माह में या 4 माह में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, उसका थोड़ा टाइम लगता है। और वो टाइम चूँकि अब हो चुका है तो एक तो उसकी ये कंटिन्यूड टाइट मॉनेटरी स्टांस की वजह से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा आपको पता है कि उसका बेस इफेक्ट जो है वो है कि उस वक्त जो चूँकि इंक्रीज़ होना शुरू हुआ था साल पहले तो उसका बेस इफेक्ट चूँकि बढ़ा है तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आएगा। तीसरा जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस गो के उसमें रिसेंटली थोड़ा सा इंक्रीज़ आया लेकिन स्टिल ये जो है वो पिछले जो साल पोजीशन थी उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ऑयल प्राइस में भी और दूसरी कमोडिटी प्राइसेस में, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और इसके साथ साथ जो है डोमेस्टिक आपको पता है पिछले साल जो फ्लड्स की वजह से जो सिचुएशन थी और उसका जो बाद में जो सप्लाई फूड आइटम्स और दूसरे चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आया था, तो अब जो है वो सारी चीज़ें भी नॉर्मलाइज हो गई हैं और सप्लाई साइड से जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें भी बेहतरी आई। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा ख्याल ये है कि इस साल जो है वो एवरेज इन्फ्लेशन भी पिछले साल से काफ़ी कम होगा, गो कि अभी भी एलिवेटेड है, लेकिन ये कि जो मार्च ऑनवर्ड जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन होगा मंथली बेसिस पे जो हम बताते हैं तो उसमें काफ़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट जो क्वेश्चन था वो रिगार्डिंग दी OMO और उसमें जो उसका रेट है, तो रेट तो इंटरबैंक का पहले जो है तो काइबर इस वक्त जो है वो 24% नहीं है, वो काफ़ी नीचे आ गया, जैसे आप लोगों में से जो भी उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। सो वो उसमें काफ़ी रिडक्शन ऑलमोस्ट 2% की रिडक्शन है। और स्टेट बैंक की जो OMOs हैं, OMOs का लेवल तो बेसिकली इट्स जैसे कि आप जानते हैं कि ये आर्जी एक सपोर्ट होती है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनफ्लोज होता है, जो उनके पास फंडिंग होती है वो तो डिपॉजिटर्स से आती है, डिपॉजिटर्स मनी। लेकिन उसके साथ साथ बाज़ औक़ात उनके पास टेम्परेरी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनको मीट करने के लिए वो स्टेट बैंक से OMO भी करते हैं। तो उस OMO का लेवल जो है वो वेरी करता रहता है। और चूँकि गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट्स पिछले कुछ अरसे से काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उसको मीट करने के लिए बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक के साथ OMO भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने डेट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो स्टेट बैंक के OMO में पार्टिसिपेट करके लिक्विडिटी ले लेते हैं। लेकिन साथ साथ चूँकि आप गवर्नमेंट अगर आपने देखा हो रिसेंटली, तो एक तो गवर्नमेंट की बोरिंग जो है इंक्रीमेंटल वो थोड़ा सा उन्होंने उसमें स्लो डाउन आया है, और दूसरा जो है वो बैंक्स के अपने डिपॉजिट्स जो है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ आना शुरू हो गया है। सो इसको सामने रखते हुए गोइंग फॉरवर्ड जो है ये OMO का लेवल भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो करेंसी इन सर्कुलेशन अगर आपने देखा हो अभी रिसेंट मंथ्स के अंदर, तो उसमें भी अब जो है वो काफ़ी रिडक्शन आया है, जो कि 9 ट्रिलियन रुपीस के करीब थी, 9 ट्रिलियन के करीब जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन थी। सो वो कम हो के अभी जो है वो 8.6 ट्रिलियन, तो तकरीबन 400 बिलियन रुपीस की
उसमें कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये 400 अरब रुपए की कमी जो है, ये चूँकि एक टाइट मॉनेटरी स्टांस है और उसमें मॉनेटरी साइड के ऊपर एक्सपेंशन जो है उसमें थोड़ी स्लो डाउन हुआ है, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। जी गौर साहब की इजाज़त, सेकंड राउंड क्वेश्चन ले लेते हैं जी। प्लीज़, अपना तारुफ कराएं प्लीज़। जी हेलो गवर्नर साहब, गयासुद्दीन हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि जिस तरह से आप इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं और चीज़ें हैं, जिस तरह IMF के साथ हमारे अच्छे मुज़ाकरात हुए, हमने तमाम उनके जो शराइत थी उसको भी पूरा किया और हमें एक किस्त भी मिली उसकी। तो उस तमाम फैक्टर्स को देखने के बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है मुस्तहकम नज़र आ रही है और 22% एक हाईएस्ट रेट पे इस वक्त खड़ी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी, और इस पर काफ़ी बातचीत भी हो रही है कि मुसलसल जो है स्टेट बैंक इस पर जो है इसको स्टे किया हुआ है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो एलसीज के इशूज़ अभी तक हल नहीं हुए हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी तरफ से शिकायत की जा रही है कि अभी भी बैंक्स की तरफ से ताउन नहीं आ रहा और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, इसका ज़रा बता दीजिए। जी जी, और सवाल ले लें जी। अली इमरान सैयद, जियो टीवी से। अच्छा गवर्नर साहब, हम महंगाई जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी ये कि मेरा सवाल एक्सचेंज रेट्स से मुताल्लिक है। आपने महंगाई के मुताल्लिक जो भी फोकास्ट हैं और जून तक जो कमी होगी, तो इसमें एक्सचेंज रेट को आप किन लेवल्स पे देख रहे हैं? और सेकेंडली ये कि जब हम फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो उसमें रिसेंटली गुज़िश्ता दहाई की बात है, 2011, 12, 13 में आपको याद होगा चाइना और अमेरिका की ठीक ठाक इस बारे में टेंशन्स भी रहते थे, ट्रेड टेंशन्स, कि उन्होंने अपनी करेंसी को एक स्पेसिफिक लेवल पे जो है रोक के रखा हुआ था, जिस पे अमेरिका को बहुत एतराज़ भी था कि उनकी चीपर गुड्स जो है वो मार्केट में आती हैं और अमेरिका की इंडस्ट्री जो है वो हिट होती है। तो ये कोई हम जैसा कमज़ोर मुल्क, ज़ाहिर है कि वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइनीज़, लेकिन क्या हम इस तरह से करके महंगाई की शरह को, जैसे इसहाक डार साहब के भी दौर में ये कहा जाता है कि 105-6 जो वो मेंटेन रख रहे थे, तो वो यानी ये कि फ्री फ्लोट से हट के उनके जो थे मूव्स थे जो कि कर रहे थे। तो इस पे आपका एजुकेटेड जो है वो क्या आप समझते हैं कि हम मेंटेन कर सकते हैं किसी ख़ास लेवल पे ताकि इंडस्ट्री बढ़े, थोड़ी कम हो शरह सूद? जी, शुक्रिया आपका। पहला सवाल जो था IMF से रिलेटेड, तो IMF का जैसे कि रिसेंट उन्होंने स्टाफ रिपोर्ट भी रिलीज़ की है, तो उस स्टाफ रिपोर्ट के अंदर आप अगर उसको रिव्यू करें तो आपको पता चलेगा कि एक जो रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, वो ये कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो टाइट स्टांस रहेगा। लेकिन उसके अंदर कोई लेवल नहीं है। तो अब मॉनेटरी स्टांस जो है वो कितना टाइट, किस लेवल पे टाइट है, वो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ों को रिव्यू करने के बाद डिसाइड किया जाता है। उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, कहीं हम कुछ और कहें। लेकिन हमारी जो असेसमेंट है जो इस वक्त जो हमने की है, वो उसके ख्याल में जो कमेटी ने जो रिव्यू करने के बाद डिसाइड किया कि करंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस इज़ एन अप्रोप्रिएट स्टांस, और इसको हम जो है वो इस मीटिंग के अंदर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये टाइट हमारे ख्याल में टाइट जो स्टांस जो रिक्वायरमेंट है IMF के प्रोग्राम के तहत उस पर पूरा उतरता है। इसलिए कोई भी लेवल हम उनके साथ ना हमने एग्री किया हुआ है और ना ही हम उसको परसू करते हैं। हम तो जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देखते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम अपने जो इन्फ्लेशन का डाटा है, जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट की जो डेवलपमेंट्स हैं, और उसके साथ जो हमारी फिस्कल साइड की डेवलपमेंट्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को देख के डिसाइड करते हैं कि किस लेवल के ऊपर जो है वो हमारा पॉलिसी रेट लेना चाहिए। तो करंट स्टांस जो है ये हमारे ख्याल में इस वक्त जो है वो अप्रोप्रिएट स्टांस है। जो दूसरा सवाल था LC से मुतल्लक, तो ये तो बहुत पुराना मसला मेरा ख्याल हो गया है। अब तो आजकल अगर आप देखें तो बैंक्स जो है वो LCs नॉर्मल वे में खोल रहे हैं, और ये कोई ऐसा इशू नहीं रहा जैसे कि साल पहले या 1.5 साल पहले होता था। और उसकी आपको एक मैं इंडिकेशन ये दे देता हूँ कि अगर आप हमारे इंपोर्ट्स के नंबर देखें, आई एम श्योर आप सब जो है वो इंपोर्ट्स के नंबर्स को देखते होंगे, तो जो हमारा इंपोर्ट का लेवल था, टोटल इंपोर्ट्स जो है वो कोई 6-8 माह पहले अगर आप देखें तो वो एवरेज जो है वो 3.7-3.8 बिलियन US डॉलर के करीब था।
अभी पिछले 3-4 माह से खास कर देखें तो ये 4.5 बिलियन डॉलर्स के करीब है। तो इसमें जो है वो तकरीबन 700-800 मिलियन डॉलर की पर मंथ इंक्रीज़ आया है। तो इस इंक्रीज़ के नतीजे में जो एलसीज जो पहले नहीं हो रही थी वो सब खुलना शुरू हो गई हैं, और जो भी जेन्युइन इंपोर्ट्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। और उसमें आपके देखें कि ऑयल की साइड के भी पूरी इंपोर्ट्स हो रही हैं, एनर्जी की बाकी प्रोडक्ट्स भी हो रही हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इवन जो ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही। प्रॉब्लम हो सकता है कहीं इंडिविजुअल कस्टमर के साथ आता हो जिसके बेस पे ऊपर आपको फीडबैक मिलती हो, और वो उसमें कई दफ़ा जो है वो कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल जो है वो बैंक को एक्सेप्टेबल नहीं होता, और बैंक उसमें हो सकता है उस कस्टमर के साथ फॉर सम रीज़न जो है वो डील ना करना चाहे, या उसमें कोई कस्टमर ने कोई रॉन्ग डूइंग की हो, उस तरह का कोई इशू हो सकता है। लेकिन जनरली जो हमने जो देखा है वो ये है कि अब इंपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल वे में हो रही हैं, और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से किसी किस्म की इंपोर्ट्स के ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो नॉर्मल वे में बैंक्स अपने एंड पे लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करते हुए वो कर रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और एफएक्स रेट से मुतल्लिक। सो पहली बात तो मैं अगेन बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं, और ये पहले भी हम बताते रहे हैं कि हम जो है वो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो है रिजीम उसको परसू कर रहे हैं, और उसी के मुताबिक जो है वो एक्सचेंज रेट मूव करता है। लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स चूँकि इस वक्त बहुत इंप्रूव हो गए हैं। अगर आप पिछले 6 माह पहले देखें तो उस वक्त जो सिचुएशन थी अब उससे बहुत बेहतर है। मैंने आपको ब्रीफली पहले बताया था कि हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया। पिछले साल 2.6 था, उससे पिछले साल $17.5 बिलियन था। इस साल जो है वो अभी तक पहले 6 माह में सिर्फ $800 मिलियन है, और ये इसके बावजूद है बाय द वे कि हमने इस रिसेंट 4-5 माह में बहुत सारी जो है वो डिविडेंड रिपेट्रिएशन हुई है, और उसका भी इम्पैक्ट इस करंट अकाउंट में शामिल है। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो अगर हम ये डिविडेंड एडिशनल पे ना हुए थे तो ये शायद इस वक्त जो है क्लोज टू 200-300 मिलियन होता सिर्फ। तो ये हमने कम से कम $600-700 मिलियन की पिछले 4-5 माह के अंदर एडिशनल डिविडेंड पेमेंट्स करवाई हैं, और उसके बावजूद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $800 मिलियन से कम है। सो ये अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, और ये मार्केट कॉन्फिडेंस जो है उसमें इसने इजाफा किया है। दूसरा, आप स्टेट बैंक की जो फॉरवर्ड लायबिलिटीज़ हैं, तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया शायद कि वो फॉरवर्ड लायबिलिटी $4.5 बिलियन से कम होके $3.5 बिलियन हो गई हैं। तो $1 बिलियन की इम्प्रूवमेंट आई है, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है उसमें बेहतर हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे रिजर्व्स में बहुत बेहतरी आई है। पहले 6 माह पहले जो जुलाई के अंदर 4 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, अब 8 बिलियन से ऊपर हो गए हैं, और ये इसके बावजूद है कि हमने अपनी जो है वो 6 बिलियन से ज़्यादा $6.2 बिलियन की प्रिंसिपल डेट रीपेमेंट्स की हैं, फॉरेन डेट की रीपेमेंट्स की हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी फॉरेन जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट की है। तो ये सब करने के बावजूद अगर हमारे रिज़र्व 8 बिलियन से ऊपर 8.3 बिलियन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 माह में कितनी बेहतरी आई। तो इसलिए ये एक्सचेंज रेट जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन इन फंडामेंटल्स की इम्प्रूवमेंट है, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी है। और हमारी तरफ से ये कि हम कोई किसी ख़ास लेवल को चेज़ नहीं करते। हमने मार्केट के ऊपर, चूँकि मार्केट फैक्टर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है, सो इसलिए वो उस पर मूव कर रहा है। इसके साथ साथ जो 2 और बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि जो कि अभी रिसेंटली जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, ताकि वो आपको एक्सचेंज रेट और उससे एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी चीज़ सामने आ जाए। कि हमने एक तो एक्सचेंज कंपनीज़ के रिफॉर्म्स किए हैं, और एक्सचेंज कंपनीज़ के अंदर जो बहुत सारे मसले मसाइल थे, इसके ऊपर हमने सितंबर में एक प्लान दिया था, और उस प्लान के तहत हमने एक्सचेंज कंपनीज़ को कंसोलिडेट करना, और उनमें से कुछ कंपनीज़ जो ठीक काम नहीं कर रही थी उनको क्लोज़ करना, और उसके साथ साथ नई कंपनीज़ जो बैंक्स की ओनरशिप में उनको लेके आना। तो ये सारा एक पूरा प्लान था जो हमने अनाउंस किया था, और उसके ऊपर बड़ी कामयाबी से हम जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर वी आर होपिंग कि ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो कम कंपनीज होंगी, लेकिन
वो उनका साइज़ बड़ा होगा। हमने पेड अप कैपिटल भी इनका 200 मिलियन से बढ़ा के 500 मिलियन कर दिया, और इसके साथ साथ उनकी जो वर्किंग है उसमें भी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, और कुछ और हम आने वाले वक्त में इनके रेगुलेटरी साइड की जो चीज़ें हैं उनको भी फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसके बाद जो कंपनीज होंगी वो वेल फंक्शनिंग होंगी, और उसके साथ साथ उनकी जो रेट का डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है उसके ऊपर भी हमने पूरा एक जो है वो वे फॉरवर्ड उनको दिया है कि किस तरह वो अपना रेट कंपाइल करेंगे और किस तरह उसको मार्केट को डिसेमिनेट करेंगे। तो ये भी पूरा एक हमने उसमें उनको बता दिया है। और अगर आपने देखा हो तो अभी स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जो अब नया रेट लगता है तो उसमें बिड ऑफर जो है वो दोनों रेट होते हैं, और वो एक बड़े वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के ज़रिए जो है वो कंपाइल होते हैं। सो एक तो ये मेजर हमने रिसेंट रिफॉर्म किया है। दूसरा जो है वो बैंक इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो है वो अगर आपने देखा हो तो उस मार्केट की फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो हम एक रिसेंट जो है पिछले हफ्ते हमने अनाउंस किया था, और उसमें हम एक FX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसको हमने FX मैचिंग का नाम दिया है। तो उस प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो अब रियल टाइम में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो प्राइसिंग है वो होगी। पहले ये होता था कि ज़्यादातर बैंक्स के जो है वो ब्रोकर्स को भेजते थे, ब्रोकर्स उनको आगे डील करवा के वापस आते थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लैग था। तो अब ये रियल टाइम इस मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग डिटरमिन होगी और प्राइस डिस्कवरी बहुत बेहतर हो जाएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और साथ साथ जो है वो उसका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्योंकि एक सिस्टम दिया है और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी और रियल टाइम में हो रही होगी, तो उसमें ये बेहतरी आएगी। और साथ ही साथ उसके स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज्म है उसको हमने स्ट्रेंथन किया है। अब स्टेट बैंक हर बैंक की ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन रियल टाइम जो वो देखेगा कि कौन सा बैंक जो है वो किस रेट के ऊपर दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में ये मार्केट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो रिफॉर्म्स हैं और उससे रेट के रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी और कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट जो है वो इससे बेहतर होगा। तो ये दो चीज़ें, और साथ साथ जो है वो हमने जो मार्केट मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म जो स्ट्रेंथन किया हुआ है ताकि उसमें कोई मिसयूज़ ना हो, तो उसके नतीजे में ये FX मार्केट में बहुत सारी बेहतरी आई है, और इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करेगी। जी अरीबा शाहिद को पहला क्वेश्चन दें, then we'll come back to you, sir. My name is Ariba Shahid and I'm from Reuters. The question is, regardless of whether the election happens या जो भी हुकूमत में आए या ना आए, with the state bank being autonomous and independent, what is your and the state bank's independent assessment of how long the state bank or the country, the economy has to go on without a subsequent IMF program once this 3 billion program ends? So again, independent state bank क्या कहता है? जी सफदर अब्बास आज न्यूज़ से। सर ये बता दें कि आप जो रिज़र्व बढ़ने का जिक्र कर रहे हैं कि $4 अरब इंक्रीज़ हो गए फॉरेक्स रिज़र्व में, तो ब्रेकअप बताएंगे कि ये इजाफा कहाँ से हुआ? क्या यूएई ने जो हमें रोल ओवर कर दिया कर्जा वो भी इसमें शामिल है? इसके अलावा हमारे अपने जो प्योर रिज़र्व हैं वो कितने हैं? क्योंकि ख़ासतौर पर हमें जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर कोई ख़ास इजाफा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ये $4 अरब कहाँ से आ गए? क्या IMF की ट्रांच भी शामिल है इसके अंदर? जी जी सर, थोड़ा सा बताइएगा राशिद खान GNN TV से कि इस साल के आखिर तक हमें कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि बात यही चल रही है कि तकरीबन $30 अरब के करीब जो है हमने अदा करने, तो उसका बंदोबस्त कैसे होगा सर? जी तो ये मैं ठीक है सर। सबसे पहले तो IMF और उससे रिलेटेड जो SBP व्यू की बात है, तो देखें ये जो IMF से नया प्रोग्राम करना, किस टाइम पे करना, किन टर्म्स पे करना, ये सब तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। गवर्नमेंट ने डिसीजन करना है, और जब गवर्नमेंट डिसीजन करेगी तो ऑब्वियसली वी आर बीइंग ए गवर्नमेंट एंटिटी एंड ए की प्लेयर इन दिस प्रोसेस। सो हम भी उसको उसी तरह लेके चलेंगे जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये तो पहला है। लेकिन आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि 6 माह पहले जो हमारी पोजीशन थी जब हमने IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया था और जो अब पोजीशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, और उसमें हमारे रिजर्व्स की पोजीशन रिलेटिवली कंफर्टेबल है। स्टेट बैंक की फॉरवर्ड बुक जो है उसकी पोजीशन कंफर्टेबल है। मार्केट की फंक्शनिंग जो है वो बहुत बेहतर
हो चुकी है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत कंटेन्ड है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जब हम डिस्कस करेंगे और निगोशिएट करेंगे कोई भी नया प्रोग्राम, तो उसकी ऑब्वियसली टर्म्स जो हैं वो उसमें वो बेहतर निगोशिएट होंगी, और वो आपको ये सब जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर हुए हैं उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, जो कि 6-8 माह पहले वो हम उस पोजीशन में शायद नहीं थे। तो एक तो ये बात हमें सबको सामने रखनी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम की टर्म्स क्या होंगी, उसका पीरियड क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उस कब किस स्टेज के ऊपर होगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जब डिसाइड करेगी ऑब्वियसली हम भी उसमें पार्ट होंगे, बट ये डिसीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लीड करेगी, और गवर्नमेंट की तरफ से उसका जो डिसीजन होगा वो हम उसके साथ चलेंगे। जो दूसरा सवाल था सोर्स ऑफ रिजर्व्स, जो अभी जो हमारे रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 बिलियन से 8 बिलियन से ज़्यादा हो गए, सो उसमें आप एक ये बात सामने रखें कि एक तो ये रिजर्व्स का जो सोर्स है वो सस्टेनेबल सोर्स है, मैं ये कहूँगा, और ये कोई शॉर्ट टर्म इधर उधर से पकड़ के हमने नहीं बढ़ाए, ये मल्टीलैटरल से फ्लो है या हमारी जो मार्केट के अंदर इंटरवेंशंस हैं वो वहाँ से हैं। तो ये बहुत ड्यूरेबल सस्टेनेबल इंक्रीज़ इन रिजर्व्स है, ये कोई बिल्कुल शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जो आ जाइए और 3 माह में चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत सस्टेनेबल इंक्रीज़ है जो अभी जो हमने अचीव किया पिछले 6 माह में। और उसके अंदर जो है वो जो स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, तो उसमें हमने आपको पता है कि IMF से हमारी 2 ट्रांचेस आई हैं, तकरीबन $1.9 बिलियन। फिर हमारे पास वर्ल्ड बैंक से आए हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से आए हैं कुछ फ्लोज, कुछ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आए, और काफ़ी सारे हमने जो है वो मार्केट से भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चूँकि मार्केट के फंडामेंटल्स बहुत बेहतर हुए हैं, मार्केट्स के फ्लोज बेहतर हैं, तो इंपोर्ट्स रिक्वायरमेंट मीट करने के बाद कुछ हमने मार्केट से फंड्स जनरेट किए। और उसके साथ साथ आपने देखा हो अगर, तो चूँकि करंट अकाउंट डेफिसिट कंटेन्ड है और हमारे जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें इंक्रीज़ आया है कुछ, और साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें अपवर्ड ट्रेंड है, उसमें भी बेहतरी आई। सो वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिल रही है, तो उसके नतीजे में हम मार्केट में इंटरवीन करने की पोजीशन में आए हैं, और साथ साथ जो है वो हमारे इन्फ्लोज भी बेहतर हैं। तो ये सारी डेट रीपेमेंट्स करने के बावजूद हमने जो 6.2 बिलियन की डेट रीपेमेंट्स, और इसके अलावा जो है वो इंटरेस्ट की सिग्निफिकेंट पेमेंट्स करने के बावजूद हमने $4 बिलियन जो है वो नेट रिजर्व्स हमारे बेहतर हुए हैं। तो इस सब का एक मैं और आपको पॉजिटिव साइड बता देता हूँ, और वो ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसका डेट प्रोफाइल जो है वो बहुत चेंज हुआ है। उसमें एक तो उसका ओवरऑल लेवल जो अगर आप देखें तो पिछले 2 माह में बहुत कंटेन्ड है, तो आपने देखा होगा उससे पहले वो हमारा फॉरेन डेट जो है उसमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ आ रही थी, तो इस वक्त जो है वो इंक्रीज़ नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और दूसरा जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे डेट का जो प्रोफाइल है वो चेंज हुआ है, और वो चेंज इस तरह हुआ है कि पहले हमारे फॉरेन डेट के अंदर जो प्योर कमर्शियल हमारी बोरिंग थी कोई $8 बिलियन के करीब थी, जो कि सारी रीपे हो चुकी है, और इसके अलावा जो हमारे जो फॉरेन यूरो बॉन्ड्स हैं, तो यूरो बॉन्ड्स भी एक हमने पिछले साल पे किया था, एक अब अप्रैल के अंदर पे हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे जो यूरो बॉन्ड का लेवल जो है वो भी जो है वो $7 बिलियन से कम रह जाएगा, और उसकी आगे लंबी रीपेमेंट से अगले फिस्कल ईयर में यूरो बॉन्ड की कोई पेमेंट नहीं है। तो बस जो हमारा डेट होगा वो पेरिस क्लब है, इसके अलावा जो है वो बाईलैटरल है और मल्टीलैटरल है, या बाईलैटरल रिलेटेड थोड़े से कमर्शियल लोन्स हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो डेट प्रोफाइल है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और वो शॉर्ट टर्म से थोड़ा मैच्योरिटी उसकी भी प्रोलॉन्ग हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेंगी, और ये प्रोफाइल को बेहतर करने में पहले से इसने बहुत ज़्यादा जो है वो हमें हेल्प किया है जी। और FX पेमेंट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन था, तो ये मैंने ब्रीफली बताया कि टोटल, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि टोटल हमारी इस साल की जो फिस्कल ईयर, जो करंट फिस्कल ईयर है 2024, इसमें हमारी टोटल जो रीपेबल डेट था, फॉरेन डेट, वो $20.5 बिलियन के करीब था, जिसमें $3.5 बिलियन, इनफैक्ट $3.8 बिलियन के करीब जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट थी,
और 20 बिलियन के करीब जो है, ज़रा सा 20 बिलियन से कम, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट थी। तो इसमें से जो तकरीबन 12 बिलियन समझ लें कि ऐसा डेट है कि जो कि रोल ओवर होने वाला है, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो ऑलरेडी रोल ओवर हो चुका है। जैसे यूएई का आपने मेंशन किया, और कुछ दूसरे हमारे जो सऊदी 3 बिलियन था, तो ये सब रोल ओवर हो चुके हैं। कुछ रहता है वो अगले 5 माह में इंशाल्लाह रोल ओवर हो जाएगा। तो जो रीपे किया है, जो हमने प्रिंसिपल रीपे किया है अभी तक, वो 6.2 बिलियन डॉलर्स का है जो हम रीपे कर चुके हैं। और जो बाकी का रीपेबल है, जो कि एक्चुअली हमें पे करना है, वो क्लोज टू 5 बिलियन डॉलर होगा। क्लोज टू 5 बिलियन डॉलर जो है वो हम प्रिंसिपल मज़ीद अगले 5 माह में पे करेंगे। तो इसलिए, और इस वक्त हमारे रिजर्व जो है वो 8.3 बिलियन डॉलर्स के, तो इसलिए जो फॉरेन डेट सर्विसिंग है उस पे पोजीशन हमारी कंफर्टेबल है। और ये आपको पता है कि अभी कुछ इन्फ्लोस पाइपलाइन में है, जैसे नेक्स्ट रिव्यू होगा तो उसमें 1.1 बिलियन की एक और ट्रांच हमें IMF से आएगी, और इसके अलावा कुछ दूसरे इन्फ्लोज हैं। सो ये सब सपोर्ट करेंगे कि हम अपने रिजर्व्स को जो मेंटेन कर पाएँ। जो IMF की प्रोजेक्शन है, जो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, चूँकि वो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है, उसमें हमने हमारा कोई उसमें वो नहीं है, वो जो IMF ने जो कहा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो अभी स्टाफ रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, सो उसमें हमारे रिजर्व्स का एंड जून का जो लेवल उन्होंने प्रोजेक्ट किया वो 9.1 बिलियन US डॉलर्स है। सो करंट 8.3 बिलियन से अभी और रिजर्व्स जो है वो उनके ख्याल में बेहतर हो जाएंगे, हमारे ख्याल में उससे भी बेहतर होंगे। बट अगर आप IMF की असेसमेंट को भी लेके चलेंगे तो उन्होंने 9.1 बिलियन डॉलर का जो है वो रिजर्व्स का लेवल जो है वो प्रोजेक्ट किया है बाई 30 जून 2024। सो इसलिए एक्सटर्नल साइड की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर इंशाल्लाह होंगी। जी सर, यहाँ से 4th राउंड ऑफ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। चीज़ ज़रा सी बता दीजिएगा कि आपने कहा कि पहले 20 से 22% इन्फ्लेशन टारगेट था कि आपका स्टेट बैंक का, जी, वो आपने कहा कि 23 से 25, मतलब आपने उसको बढ़ा दिया है जी। तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में स्टेट बैंक ये देख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये बस मैं इसका अभी आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जो रिवाइज्ड असेसमेंट है, ये पहली बात तो ये कि हर दफ़ा हम जो है वो, आपको पता है जब फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है तो इस वक्त हम उस स्टेज के ऊपर हम एक असेसमेंट देते हैं जो पूरे साल की होती है, और उसके बाद नॉर्मली जो जनवरी की MPC होती है मीटिंग, उसके बाद हम दोबारा उसकी रिवाइज्ड असेसमेंट, अपडेटेड असेसमेंट देते हैं, जिसमें कि जो 6 मंथ्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उसको अकाउंट फॉर करते हैं, और अगले 6 मंथ्स का उसमें प्रोजेक्शन देते हैं। तो अभी भी आप देखें, ये असेसमेंट जो हमने शुरू में दी थी जुलाई के अंदर, अगर ये आपकी एनर्जी प्राइसेस जो है वो इसमें ये वन ऑफ एडजस्टमेंट्स ना होते, तो अभी भी ये 20 to 22% वाली जो प्रोजेक्शन है इसको हम अचीव करते। तो ये एडिशनल 3% जो है वो, दिस इज़ ओनली मेनली बिकॉज ऑफ ये जो एनर्जी प्राइस की एडजस्टमेंट्स है, उसमें 2% से ज़्यादा जो है वो गैस प्राइस एडजस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है। सो ये इसकी वजह से हमें जो है वो रिवाइज ये करना पड़ा है, जिसको हमने 20 से 22% से करके रिवाइज़ करके 23 से 25% कर दिया, क्योंकि हमने जो कमेटी में डिस्कस किया कि हम ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको आपके साथ शेयर किया और पब्लिक के साथ शेयर किया, ताकि कोई चीज़ हम जो है वो ऐसी नहीं रखना चाहते कि जो एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट हम आपको ना बताएं कि क्या हो रहा है। तो ये समझे कि ये इस प्राइस जो एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स है उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट उसका आया है वो उसकी वजह से ये रिवाइज़ किया, बट अदरवाइज इन्फ्लेशन का लेवल नॉर्मल है। और जैसे मैंने कहा कि ये मार्च ऑनवर्ड जो है वो डिक्लाइन होगा, और वो उसमें आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये अभी से 2 माह की बात है, तो उसके बाद आप देखिएगा। लेकिन चूँकि उस वक्त 3-4 माह रह जाएंगे, और ज़्यादातर जो है वो इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो एलिवेटेड लेवल पे है, तो इसलिए उसकी एवरेज जो है वो थोड़ी ऊपर लेवल पे आएगी। सर, ये फाइनल राउंड ले लेते हैं, वी हैव सम टाइम। माइक दे दीजिए। शुक्रिया सर, मेरा नाम शाहिद अकबर है, डॉन से हूँ मैं, डॉन न्यूज़पेपर से। तो पूछना ये था कि ये FY23 में रेमिटेंसेस आपकी $4 बिलियन से कम हो गई थी प्रीसीडिंग ईयर के मुकाबले में, और इस दफ़ा भी 6% कम है, यानी पिछले साल से भी नीचे गिर रही है।
तो आपकी क्या असेसमेंट है, क्यों ऐसा कम हो रहा है? जी, अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको। देखें, वर्कर्स रेमिटेंसेस जो है वो पिछले साल 27 बिलियन डॉलर थी, और उसमें इस साल जो फिस्कल ईयर है उसके शुरू के महीनों में थोड़ा स्लो डाउन था, लेकिन वो मंथ और मंथ अगर आप उसको देखें तो उसमें जो है वो आपको इंक्रीज़ नज़र आएगा। पिछले 3-4 माह से ये कंसिस्टेंटली जो है इसमें इम्प्रूविंग ट्रेंड है। और उसकी वजह ये है कि चूँकि पिछले बजट में अगर आपको याद हो तो हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट के अंदर जो है वो बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो जो हमारे वर्कर्स जो रिमिट करते हैं, जो फॉरेन रिमिटर्स हैं, उनके लिए वो अनाउंस किए थे, जिसमें कि उनके लिए कोई भी कास्ट नहीं थी, फ्री ऑफ कास्ट जो उनकी रेमिटेंसेस का आना, और उसके अलावा मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बैंक्स को इंसेंटिव्स दिए गए, और उसमें दूसरा कोई सोनी धरती प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन सब इंसेंटिव्स की वजह से, और इसके अलावा जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो दूसरा जो है अभी जो बाहर जा रहे हैं, उसमें जो इस फिस्कल ईयर में जो इंक्रीज़ आया है, तो उसकी वजह से वो, और कुछ जो है वो उन कंट्रीज़ के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसमें भी बेहतरी आई। तो ये सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है कि इस साल के रेमिटेंसेस जो हैं वो पिछले साल की निस्बत बेहतर होंगे। हमारी असेसमेंट ये है कि पिछले साल जो 27 बिलियन डॉलर्स थी वो इस साल बढ़ के इंशाल्लाह वो 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की रेमिटेंसेस होंगी। ये इस वक्त हमारी असेसमेंट है, तो इंशाल्लाह वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव दिस लेवल। जी, FY22 ज़ाहिर है वो उस वक्त जो वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी, उस वक्त की सूरत हाल उस वक्त थी, और उसमें जो उससे रिलेटेड इश्यूज़ भी हमको पता है। तो चूँकि उस साइड के ऊपर हमने बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है उनको कंट्रोल किया है, और इंपोर्ट्स वगैरह साइड के ऊपर और दूसरी चीज़ें जो थी उसके ऊपर, तो वो सब चीज़ों की वजह से अब उसमें स्लो डाउन है। बट ये है कि पिछले साल से अब ये काफ़ी बेहतर होगा इंशाल्लाह। we have time for one जी, or two जी, questions. जी। सर, आखिरी दो सवाल जो है ना वो लेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे। Some, this is Ismail Dilaur from Bloomberg News. If you could please restate the numbers that you said, the inflation numbers for this year actually, Yes. FY24 that you have revised. जी, जी, Iram Zadi from the news. Sir, as the central bank says, its monetary policy decisions are data dependent. और एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन प्रेशर्स विल ईज इन मार्च, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। तो और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक का टाइट मॉनेटरी स्टांस होता है वो एक्सचेंज रेट को यानी करेंसी को भी स्टेबलाइज करने में एक रोल प्ले करता है। तो मॉनेटरी ईजिंग के आप कुछ एक्सचेंज रेट पे इम्प्लिकेशंस देखते हैं, चाहे वो मार्च से हो ईजिंग या फ्यूचर में? ज़ाहिर है उसका आपका जो डिफरेंट मार्केट डायनामिक्स और जितने एक्सटर्नल सेक्टर के जो भी फैक्टर्स हैं या डेटा है और प्राइस डेटा है वो डिटरमाइन करेगा, लेकिन एक सिर्फ मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि उसको किस तरह से आप लोग एड्रेस करेंगे। थैंक यू जी। चलें ये रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। हाँ, जी, चलें इसको बाद में ले लेते हैं अभी। पहला जो क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन 2024 के नंबर को रिपीट कर दें, तो उसमें जैसे मैंने पहले भी ये एक दफ़ा बताया कि 20 to 22% था पहले असेसमेंट, अब ये 23 to 25% है। और अभी करंटली जो आपको पता है कि लास्ट मंथ जो दिसंबर में था ये 29.7% था इन्फ्लेशन दिसंबर 2023 में, और इस साल जो है वो इस महीने जो है जनवरी का अभी नंबर आया नहीं है, बट जब आएगा तो ये पिछले महीने से काफ़ी कम होगा, लेकिन अभी भी इसका लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर है। और फिर उसके बाद फरवरी में भी थोड़ा स्लो होगा, बट कोई ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मार्च ऑनवर्ड जो है वो फिर स्लो डाउन जो है, तो उसमें रिडक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो एक तो हमने असेसमेंट इसकी रिवाइज़ किया, लेकिन जब हम, मैंने दूसरा ये बताया था कि जब हम फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर देखते हैं तो अगले 12 माह की जो एवरेज है इन्फ्लेशन की वो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी करंट रेट जो उसके साथ कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी रियल जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी पॉजिटिव है।
और उसको हम इसी तरह ही देख रहे हैं कि इट विल कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, और ये बात हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन की है। जो दूसरा स्टांस था कि मॉनेटरी सवाल था जी कि मॉनेटरी ईजिंग जो है उसका जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसका ज़ाहिर है ये दोनों मिक्स होता है इम्पैक्ट, लेकिन हम इसको ज़रा इस तरह देख रहे हैं कि ज़ाहिर है जब रेट कम होता है और उसमें बोरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और उसके नतीजे में फिर जो है वो एक्सपेंशन होता है, तो उसके नतीजे में मशीनरी भी आती है और दूसरी इंपोर्ट्स भी होती हैं, तो उसका जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आता है एक तो, और साथ में उसका ये इम्पैक्ट होता है, और साथ में जो हमारे जो इन्फ्लोज़ हैं और ख़ासकर जो पोर्टफोलियो इन्फ्लोज़ हैं वो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, और हमारे जो RDA से रिलेटेड फ्लोज हैं सो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो ये ज़ाहिर है कोई भी चेंज जब होती है मॉनेटरी स्टांस में जब चेंज आएगी तो उसका यकीनन एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से। सर सवाल ये है कि पहले गुज़िश्ता कुछ सालों में देखने में आया था कि जो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे जो है वो जब देखते थे कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता था। अभी जबकि आप ख़ुद भी इस चीज़ पे एतमाद रखते हैं कि आने वाले महीनों में जो है इन्फ्लेशन रेट कम होगा, तो ये जो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे जैसे मार्केट के अंदर बात चल रही है कि 3 से 4% इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट जो है पॉजिटिव है इस वक्त, तो इस वक्त क्यों नहीं आप इसको कुछ टोकन कोई कट नहीं कर रहे हैं? इसमें क्या कोई चेंज आ गया है? पहले के फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे तो अभी कम क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि इसी की वजह से जो है इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2 से 3% आप उसको देख रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी होगी मतलब मुल्क को चलाने के लिए, या किस तरह से मतलब इस 2 से 3% की माशी जो ग्रोथ है इसकी वजह से मुल्क में बेहतरी आएगी या कुछ किस तरह के हालात होंगे? ठीक। पहला तो जो आपका सवाल है उसमें ज़ाहिर है कि ये अगर आपने देखा हो तो अभी रिसेंटली जो हमारी जो एक्शंस हुई हैं टी बिल्स की, PIBs की, तो उसके अंदर जो है वो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आनी शुरू होगी मॉनेटरी ईजिंग की। तो ये मार्केट, ये हम नहीं कह रहे, ये मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके बेस पे जो है वो आपको उसमें जो काइबर भी है और जो यील्ड्स हैं हमारे टी बिल्स और PIBs की उसके ऊपर आपको थोड़ा ईज आउट जो है वो नज़र आता है। हम जो है वो सिर्फ इसको नहीं देखते, हम और चीज़ों को भी देखते हैं और बहुत सारी बल्कि चीज़ों को देखते हैं, और मैंने इस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ये कुछ चीज़ें मेंशन की थी कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसाइड करती है तो वो क्या क्या चीज़ें देखती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर जो है उसके ऊपर फोकस नहीं होता, वो मल्टीपल फैक्टर्स को देख के फिर डिसीजन करते हैं। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर जो है वो कमेटी ने ये डिसाइड किया कि अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि हम इसमें कोई रिडक्शन करें, बट ऑब्वियसली आगे चल के जैसे चीज़ें बेहतर होंगी मज़ीद एक्सटर्नल साइड की भी और इन्फ्लेशन की भी और दूसरी भी, तो उसके साथ साथ जो है वो ये इस साइड के ऊपर भी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा जो आपका सवाल था उसका ग्रोथ के ऊपर, तो देखें एक ग्रोथ ये है कि आप इसको ग्रोथ करें और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू करें। एक है सस्टेनेबल ग्रोथ, तो जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और उसके बाद आप ग्रो करेंगे तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, और अगर आपका इन्फ्लेशन एलिवेटेड होगा और आप रेट को कट करके और दूसरी सपोर्टिंग मेजर्स लेके ग्रो करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, और उसके नतीजे में वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ पे हमें दोबारा फिर उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम जो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं, और उसी को सामने रख के जो भी डिसीजन मॉनेटरी साइड पे होगा उसका इम्पैक्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और उसके नतीजे में जो इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए वो जब आनी शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और हम इस सारे सिनेरियो को पूरी तरह रिव्यू कर रहे हैं और उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने भी रख रहे हैं, जैसे कि आज भी हमने रखा, और उसकी लाइट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज की मीटिंग में ये डिसाइड किया
कि फ़िलहाल जो है वो करंट स्टांस जो है वो अप्रोप्रिएट है। आगे चल के जैसे और चीज़ें बेहतर होंगी तो उसके मुताबिक फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसको रिव्यू करेगी। आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। First of all, I have to introduce Junaid Khan from Public News. सर, और वर्ल्ड इन डेटा के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन है दैट इज़ मोर देन 81%, और ये वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको एज अ सोर्स लेते हैं। सेकेंडली, IPPs हमारे साथ जो उनके कैपेसिटी चार्जेस को पूरा करने के लिए हम इवन के एजुकेशन सेक्टर को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो SMEs दूसरी जानिब बिल्कुल तबाह हो रही हैं। तो इस हवाले से मौजूदा सिनेरियो में रहते हुए आपको लगता है कि कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लागू करते हुए मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? थैंक यू। देखें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली वो उसका जवाब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंसर्न मिनिस्ट्री बेहतर पोजीशन में होगी देने की। हम बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने देखा हो तो इस वक्त जो है वो सारे बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, सिवाय इसके कि नेशनल बैंक है और कुछ जो हमारे प्रोविंशियल बैंक्स हैं, तो बाकी सब तो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में है। तो बैंकिंग की हद तक तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो ऑलरेडी वो हो चुका है और उसमें जो है वो इसीलिए आपने देखा होगा तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल भी है और उनके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए उसका और वो अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन देखें एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इस वक्त जो है वो 2 लाख के करीब जो है वो एम्प्लॉइज़ हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और जब नेशनलाइज थे तो उसमें आप देखें तो बहुत कम थे। इसके अलावा टैक्स कंट्रीब्यूशन, उस वक्त जब पब्लिक सेक्टर में बैंक्स थे तो गवर्नमेंट जो है वो हर साल दूसरे साल जो है वो कैपिटल इंजेक्शन करती थी। इस वक्त जो है वो बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं प्रॉफिट टैक्सेशन की फॉर्म में, और बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़। सो वो तो हमारे सामने उसके रिजल्ट्स हैं। बाकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट उस पर काम कर रही और वो उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी प्रोग्रेस हो रही है और अगले उसमें बजट के अंदर भी इंशाल्लाह वो कुछ चीज़ें आएंगी। तो बट ये गवर्नमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्री आपको बेहतर जवाब दे सकेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सब लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। इसको भी